हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले लेसन नंबर 4 के एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो भाई इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स बन चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 यहां जाके नोट्स ले सकते हैं। अब आते हैं आज के कंसेप्ट के ऊपर। और भाई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिन बच्चों का एग्जाम 24 तारीख को भी है, ठीक है, उनको भी कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं उससे पहले ही सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा, क्योंकि इसके बाद जो 4 चैप्टर है उसके बाद सिर्फ 5th और 6th चैप्टर ऐसा होगा जो टाइम थोड़ा कम लेगा। आई बात समझ में? मतलब 5th चैप्टर में टाइम बहुत कम लगने वाला है। जो 7th चैप्टर होगा ना वो सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा जिसमें हो सकती है 4 से 5 वीडियोस बन जाए, 5-6। आई बात समझ में? उसके अलावा 5th 6th जो है जल्दी जल्दी खत्म हो जाएंगे। अब और 4th तो मैं आज ही खत्म करवा दूंगा। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो, जहां पे बात करनी है जो रिव्यू ऑफ द फिलिप्स कर्व। हमने पिछली वीडियो में फिलिप्स कर्व के ऊपर बात कर ली थी कि इन्फ्लेशन और फिलिप्स कर्व में क्या रिलेशन होता है। आज हमें उसको रिव्यू करना है कि कैसे जो अलग अलग इकोनॉमिस्ट राय दी कि फिलिप्स कर्व जो है हर सिचुएशन में काम नहीं आता है। ठीक है, तो ये गलत भी हो सकता है बहुत सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में। आई बात समझ में? तो आज हमें उसी को डिस्कस करना है, यानी कि आज हम फिलिप्स कर्व को बताने वाले हैं कि वो सही है या गलत है, किस मामले में गलत है, किस मामले में सही है। तो आते हैं आज की वीडियो पे। चलो फिर शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। और भाई अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए, और उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का सेम सिलेबस का एग्जाम होने वाला है, ताकि उनके भी एग्जाम में हेल्प हो जाए। अब आते हैं आज के कंसेप्ट के ऊपर। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अ रिव्यू ऑफ द फिलिप्स कर्व। ठीक है, तो पीसी हैज रिसीव्ड अ ग्रेट डील ऑफ क्रिटिसिज्म, यानी कि जो पीसी था, पीसी यानी कि यहाँ पे पर्सनल कंप्यूटर नहीं है, फिलिप्स कर्व है। ठीक है, तो फिलिप्स कर्व को ना बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। क्यों झेलना पड़ा वही समझते हैं अब हम। ठीक है, तो आप लोगों को पहले पता होना चाहिए फिलिप्स कर्व होता क्या है। हमने फिलिप्स कर्व में ये बात की थी कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट रेट में क्या होता है? नेगेटिव रिलेशन होता है। यानी कि मैं कह सकता हूं अनएम्प्लॉयमेंट बढ़े, इन्फ्लेशन राइज होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, और अगर इन्फ्लेशन कम होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। तो ये हमारा जो रिलेशन था वो किसकी वजह से था? ये रिलेशन था हमारा फिलिप्स कर्व की वजह से। इसी को बोलते हैं इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में नेगेटिव रिलेशन। तो उम्मीद है आपने इसको डीप में स्टडी कर लिया होगा लास्ट वीडियो में। अब हम आगे चलते हैं। तो द वैलिडिटी ऑफ नेगेटिव वेज रेट अनएम्प्लॉयमेंट रेट रिलेशनशिप हैज बीन कॉल्ड इनटू क्वेश्चन। तो जो रिलेशनशिप था ना किसका? नेगेटिव वेज रेट, मतलब नेगेटिव रिलेशन जो था वेज रेट के बीच में एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में, अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बीच में, ठीक है, हैज बीन कॉल्ड इनटू अ क्वेश्चन बाय रीसेंट एम्पिरिकल फाइंडिंग्स। यानी कि बहुत सारे एम्पिरिकल फाइंडिंग्स हुई। एम्पिरिकल का मतलब क्या होता है? एम्पिरिकल डाटा वो होता है जब हम किसी भी एक्सपेरिमेंट, एक्सपीरियंस के बेस पे जो भी डाटा निकालते हैं उसको हम बोलते हैं एम्पिरिकल डाटा या फिर एम्पिरिकल, ठीक है, फाइंडिंग्स या फिर नॉलेज, कुछ भी हो सकते हो आप लोग। यानी कि जो भी, ठीक है, वैल्यू डाटा हम लोग निकालते हैं एक्सपीरियंस के बेस पे, ठीक है, और एक्सपेरिमेंट के बेस पे, तो वो यहाँ पे चेक आता है। इसका मतलब क्या है? जब फिलिप्स कर्व लॉन्च हुआ होगा, ठीक है, यानी कि जब बनाया होगा फिलिप्स कर्व को किसने? फिलिप्स ने। तो जब बहुत सारी इकोनॉमिक सिचुएशन आती रहती है, ठीक है, तो यूएसए में कई बार सिचुएशन आई, यूके में सिचुएशन आई, इसका हम एग्जांपल देखेंगे भी। ठीक है, तो वहां पे जो फिलिप्स कर्व है ना फॉलो नहीं हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे कुछ और ही गंगा बह रही थी, तो वही हमें चेक करना है। ठीक है, और इंडिया में तो बिल्कुल फॉलो नहीं होता, वही मैं आपको समझाऊंगा। तो सारे एग्जांपल्स देख के हमें समझेंगे कि फिलिप्स कर्व फेल कैसे होता है। तो अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा? फाइंडिंग्स एज वेल एज द नोटेड रिजल्ट ऑन फिलिप्स डाटा। और जो नोटेड रिजल्ट है फिलिप्स डाटा के वो भी हमें चेक करना है। इसका मतलब हमें सिर्फ ये दिखाना है कि फिलिप्स कब कब हम अप्लाई कर सकते हैं, ताकि वो अप्लाई हो तो ठीक जगह हो, और कब कब उसे अप्लाई नहीं कर सकते। अब आगे समझते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नोट में क्या लिखा हुआ देखते हैं पहले। तो मैंने नोट लिखा हुआ है हाई रेट्स ऑफ इन्फ्लेशन हैव कोएग्जिस्टेड विद हाई रेट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये दिक्कत आ रही थी। आई बात समझ में? यानी कि देखो फिलिप्स कर्व ने क्या कहा था कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो पक्का अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। लेकिन यहाँ पे क्या बात लिखी हुई है? हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन हैव कोएग्जिस्टेड, एग्जिस्ट करती थी किसके साथ? हैव विद हाई रेट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के साथ भी। यानी कि यहाँ पे तो भाई जो फिलिप्स का मेन फंडामेंटल था, जो लॉ था जिसके ऊपर पूरा फिलिप्स का बनाया गया था कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो पक्का अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, और इन्फ्लेशन कम होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। अब तो वही फेल हो गया। फेल कैसे हुआ? वो कह रहा है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी हाई रेट पे है और इन्फ्लेशन भी क्या है? हाई रेट पे है। ठीक है, इसका एग्जांपल भी देखा हमने। एग्जांपल कौन सी कंट्री है? यूएसए, ठीक है, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो इन सम इंडस्ट्रियलाइज्ड कैपिटलिस्ट नेशंस, ठीक है, कुछ कैपिटलिस्ट नेशंस में, आप लोगों को पता होगा नेशंस दो तरह के होते हैं, सोशलिस्टिक और कैपिटलिस्टिक। सोशलिज्म कब फॉलो किया जाता है? जब जो लोगों को लगे कि इक्वालिटी ज्यादा मानी जानी चाहिए, ना कि कैपिटल, पैसे से आका जाए चीज। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? कि जहां पे पैसे को ज्यादा हम इंपॉर्टेंस देते हैं।
आई बात समझ में? तो उसे बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जैसे यूके, यूएसए, इंडिया तो मिक्स्ड इकोनॉमी है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अब एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है वो समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल की बात करी है यूएस इकोनॉमी की, जहां पे एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखा गया 1960 के अंदर, जहां पे अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा थी और इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा था। तो इसका मतलब क्या है कि प्रैक्टिकल लाइफ में फिलिप्स कर्व फेल हो गया। अब यहां पर देखो, when the US economy reached a very high rate of inflation, जब यूएस इकोनॉमी जो है reach with a very high rate of inflation, उसमें क्या गया, बहुत बड़े लेवल में इन्फ्लेशन आया, यानी कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई इन 1960s। एंड द निक्सन एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब निक्सन होगा वहां पे कोई पर्सन जिसका एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था उस टाइम पे। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या होता है, प्रशासन। द निक्सन एडमिनिस्ट्रेशन टाइटेंड सेवियर मॉनेटरी एंड फिजिकल रेगुलेशंस, तो उसने क्या टाइट कर दिया, मॉनेटरी और फिजिकल रेगुलेशंस। अब आप सब लोग जानते हो, प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हो कि जब भी मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसीज को रेगुलेट करने के लिए या फिर कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो मनी सप्लाई मार्केट में कम हो जाती है, और जब मार्केट में मनी सप्लाई कम होगी इसका मतलब क्या है कि डिमांड भी कम होगी, और जब डिमांड कम होगी तो प्राइस नीचे आएंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं, ठीक है। तो जो वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन था उसने क्या कर दिया, टाइटेंड सेवियर मॉनेटरी एंड फिजिकल रेगुलेशंस। टाइटेंड का मतलब यहाँ पे होता है कम कर देना, ठीक है, घटा देना, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कर देना। तो सेवियर मॉनेटरी एंड फिजिकल रेगुलेशंस इन एन एफर्ट टू स्टॉप इट, ताकि क्या कम कर सके, इन्फ्लेशन कम कर सके। क्योंकि सिंपल सी बात है, जब इकोनॉमी में डिफ्लेशन होता है तो हम जो फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी है इसको एक्सपेंड करते हैं, लेकिन यहाँ तो पहले इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है तो इन्फ्लेशन में होता है इसे हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। आई बात समझ में? यानी कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हम मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसीज को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, यानी कि मनी सप्लाई को रोकते हैं। लेकिन जब इकोनॉमी में डिफ्लेशन होता है तो हम इसी को इंक्रीज कर देते हैं। आई बात समझ में? तो यहाँ पे तो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा था तो उन्होंने टाइट कर दिया इन एन एफर्ट टू स्टॉप इट, ताकि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके, इन्फ्लेशन को रोक सके। चलो फिर यहाँ पे देखते हैं, तो देयर आर रैपिड इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो क्या होता है, काफी तेजी से यहाँ पे क्या होता है, बढ़ जाता है, यानी कि लोग जो है बहुत ज्यादा बेरोजगार हो जाते हैं। किस चीज की वजह से, जब गवर्नमेंट मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी को रेगुलेट करती है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है उसका मैं आपको रीजन समझाता हूं। जब भी मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी को रेगुलेट किया जाता है, कम किया जाता है, उसे कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि जो गवर्नमेंट है वो मार्केट से पैसा निकालने की कोशिश कर रही है, मनी सप्लाई को रोक रही है, ताकि डिमांड में कमी आए तो इन्फ्लेशन में कमी आएगी। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट मार्केट से पैसा निकालती है तो एक तरह से गवर्नमेंट अपनी इन्वेस्टमेंट को कम कर देती है, और जब गवर्नमेंट अपनी इन्वेस्टमेंट को जो बिजनेस में करती थी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए करती थी, उसे कम कर देगी तो लोगों को जॉब्स नहीं मिलेगी, और जब जॉब्स नहीं मिलेगी इसका मतलब क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। तो इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ गई, बट नो डिक्रीज इन इन्फ्लेशन, पर इन्फ्लेशन में किसी तरह का डिक्रीमेंट यानी कि डिक्रीज नहीं हुआ, वो किसी तरह का चेंज नहीं आया। और यहीं पे हमारा फेल होता है फिलिप्स कर्व, क्योंकि फिलिप्स कर्व क्या बोलता है कि जब भी अनएम्प्लॉयमेंट राइज करेगा, अनएम्प्लॉयमेंट राइज करने का मतलब ही होता है इन्फ्लेशन कम होगा, अकॉर्डिंग टू फिलिप्स। लेकिन यहां पे हुआ क्या, अमेरिका ने पूरी कोशिश कर ली, यूएसए ने अपनी पूरी ताकत लगा ली कि वो इन्फ्लेशन को कम करे, उसके लिए उसने अपनी मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी को रेगुलेट किया, ठीक है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट तो क्या हो गया, राइज कर गया, लेकिन इन्फ्लेशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा, नो डिक्रीज इन इन्फ्लेशन। और यही हमारा फेल होता है फिलिप्स कर्व। अब आगे समझते हैं, दिस इज नोन एज द स्टैगफ्लेशन। मैंने आप लोगों को स्टैगफ्लेशन समझाया था, जिसके हम डिस्कस करेंगे भी इस चैप्टर की आखिरी वीडियो में डीप में, ठीक है। स्टैगफ्लेशन का मतलब ही क्या होता है कि जब मार्केट में ग्रोथ क्या हो जाए, इकोनॉमी में ग्रोथ क्या हो, स्लो ग्रोथ हो, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो और अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा हो। तो यही सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो गई थी, ग्रोथ स्लो हो गई, ठीक है। अब जो उन्होंने फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी को कॉन्ट्रैक्ट किया था उसकी वजह से हुआ क्या था, अनएम्प्लॉयमेंट राइज कर ही गया था, लेकिन इन्फ्लेशन में फर्क नहीं पड़ा, यानी कि इन्फ्लेशन में भी क्या है, बहुत ज्यादा है। तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा है, इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा है, आई बात समझ में, और इकोनॉमिक ग्रोथ भी स्लो है। और इसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं, इसी सिचुएशन को हम बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। तो ये दिक्कत आ रही थी वहां पे अमेरिका में। तो ये हम दिखा रहे हैं कि जब हम फिलिप्स कर्व को, जब बाकी इकोनॉमिस्ट ने अपना रिव्यू किया कि क्या ये सही में प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे इकोनॉमी में फिट भी बैठता है या नहीं फिट बैठता है, ठीक है। तो बात है क्या ये पूरी तरीके से गलत है क्या, वो हम समझेंगे अभी, ठीक है, पूरी तरीके से गलत है या नहीं है। अब यहां पर देखो नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है। अब अगर मैं यहां पे समझाऊं, द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कोरस्पॉन्डिंग टू आउटपुट लेवल एट विच एग्रीगेट सप्लाई बिकम्स वर्टिकल। तो हमें रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट समझना है पहले, तो कोरस्पॉन्डिंग टू आउटपुट लेवल, कौन सा आउटपुट लेवल जहां पे हमारा सप्लाई कर क्या होता है, वर्टिकल होता है। आप लोगों को याद होगा प्रीवियस वीडियोस जहां पे मैंने एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की बात करती हूं, वहां मैंने समझाया था कि एग्रीगेट सप्लाई वर्टिकल कब होता है। एग्रीगेट सप्लाई वर्टिकल जब होता है जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या हो, बिल्कुल जीरो हो, बिल्कुल ना हो। इसका मतलब क्या है कि अब चाहे प्राइस लेवल कुछ भी हो, चाहे आप प्राइस लेवल यहां हो, चाहे प्राइस लेवल यहां हो, चाहे प्राइस लेवल यहां हो,
जो गुड्स और सर्विसेज है यानी कि जो आउटपुट है वो इकोनॉमी में इतने ही प्रोड्यूस किए जाएंगे, यानी कि आउटपुट में किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं आएगा इस ग्राफ के हिसाब से। इसका मतलब अरे ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट जीरो है और हम जानते हैं कि अगर किसी भी प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन बढ़ानी है तो उसे वर्कर्स हायर करने पड़ेंगे और वर्कर्स तो है ही नहीं क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट जीरो है, तो कोई भी काम तो करेगा नहीं जिसकी वजह से प्रोडक्शन राइज करे। तो प्राइस लेवल इकोनॉमी में कुछ भी हो लेकिन प्रोडक्शन सेम लेवल पे ही होगा, तो इसको बोलते हैं जीरो अनएम्प्लॉयमेंट केस। दूसरी की बात यहां पे की गई है, द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कोरस्पॉन्डिंग टू आउटपुट लेवल एट विच द एग्रीगेट सप्लाई बिकम्स वर्टिकल और द लेवल ऑफ आउटपुट कोरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट, जहां पे क्या होता है फुल एम्प्लॉयमेंट होता है व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट इज हाई, ठीक है। लेकिन जब अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो, हाई हो, ठीक है, इज हाई, द लॉन्ग टर्म फिलिप्स कर्व अ वर्टिकल लाइन, तो जो लॉन्ग टर्म फिलिप्स कर्व है ना एक वर्टिकल लाइन बन जाता है। यानी कि अब मैं आपको क्लियर करता हूं सारी बातें। फिलिप्स कर्व जो है ना वो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में देखा जाता है। अगर मैं लॉन्ग टर्म में बात करूं तो लॉन्ग टर्म में जो फिलिप्स कर्व है, ठीक है, वो होता है हमारा क्या लिख लेना यहां पे वर्टिकल। लॉन्ग टर्म में हमारा फिलिप्स कर्व वर्टिकल होता है, जैसे इस केस में दिखाया है मैंने, ये हमारा फिलिप्स कर्व है, ठीक है। और शॉर्ट टर्म जो है ना, शॉर्ट टर्म में ये वाली बात काम करती है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन कम होगा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए तो हमारा ये वाला फिलिप्स कर्व जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था वो सही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो बेकार है। तो शॉर्ट टर्म में सही है, लॉन्ग टर्म में बेकार। शॉर्ट टर्म फिलिप्स को ऐसा होता है कन्वेक्स, ठीक है, कन्वेक्स। तो यहां पे वही बात लिखी हुई है, when unemployment is high, the long-term PC Phillips curve a vertical line, the government is unable to reduce unemployment. तो गवर्नमेंट इस पॉइंट पे अनेबल होती है रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने में, ठीक है, बिलो दिस नेचुरल रेट ऑफ विदाउट कॉजिंग एन इन्फ्लेशनरी साइकिल टू स्टार्ट, बिना इन्फ्लेशनरी साइकिल को स्टार्ट किए हुए, ठीक है। यानी कि अब गवर्नमेंट मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी को यूज नहीं कर सकती लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस करना ही बहुत मुश्किल होता है बिलो दिस नेचुरल रेट ऑफ विदाउट कॉजिंग एन इन्फ्लेशनरी साइकिल, क्योंकि यहां पे लॉन्ग टर्म में जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है ना वो होता है क्या होती है नेचुरल लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। नेचुरल लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या मतलब क्या होता है कि जो हमेशा रहेगी इकोनॉमी में, यानी कि इकोनॉमी में एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ ना कुछ लोग बेरोजगार रहेंगे ही रहेंगे, चाहे वो इकोनॉमी इंडिया की हो, चाहे वो इकोनॉमी यूएसए की हो, चाहे वो इकोनॉमी यूके की हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो इसकी वजह से लॉन्ग टर्म में जो मॉनेटरी फिजिकल पॉलिसी फेल हो जाता है, ठीक है, इसलिए हमारा जो फिलिप्स कर्व है बिल्कुल क्या होता है हमारा सीधा। लेकिन शॉर्ट टर्म की बात की जाए, शॉर्ट टर्म में फिलिप्स कर्व ऐसा होता है SP1 SP2। SP1 का मतलब ही क्या है, शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व 1 और शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व 2। ध्यान रखना इस बात का, मैंने एक ग्राफ पहले भी बना के दिखाया था लेकिन उसमें मैंने आपको समझाया नहीं था ये, ठीक है। ऐसा ही ये वाला केस भी तो होता है, जैसे मैंने इस केस की बात की, ये वाला केस भी था हमारा एग्रीगेट सप्लाई में। जब प्राइस क्या हो कांस्टेंट हो, जब प्राइस क्या हो कांस्टेंट हो और जो प्रोड्यूसर बिल्कुल तैयार बैठा हो कि मैं कोई भी क्वांटिटी सप्लाई कर सकता हूं, ये वाली यहां पे क्या था, यहां पे प्राइस ऊपर नीचे हो रहे थे, क्वांटिटी लेवल क्या था सेम था, क्यों, फुल एम्प्लॉयमेंट की वजह से। लेकिन असली में ऐसा कुछ नहीं होता, फुल एम्प्लॉयमेंट कोई चीज ही नहीं होती, असली में होता है ये, क्यों, क्योंकि नेचुरल लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आता ही रहता है। तो प्रोड्यूसर क्या बोलता है कि मैं जो मर्जी आउटपुट लेवल तुम्हारे लिए बना सकता हूं, ठीक है, जो मर्जी आउटपुट लेवल मैं जनरेट कर सकता हूं, ठीक है। अगर तुम ज्यादा डिमांड करोगे तो मैं ज्यादा सप्लाई कर दूंगा, कम करोगे तो कम सप्लाई करूंगा, ठीक है। जब ज्यादा डिमांड करोगे तो मैं क्या करूंगा और वर्कर्स को हायर करूंगा, क्यों, क्योंकि इकोनॉमी में क्या है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो कुछ लोगों को तो मैं हायर कर ही सकता हूं जो अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, तब उससे क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और मैं सप्लाई को बढ़ा पाऊंगा। आई बात समझ में, तो इस बात का भी ध्यान रखना। इसकी बात तो मैंने अच्छे से की थी जब मैं एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई समझा रहा था। अब लास्ट पॉइंट पे आते हैं इस वीडियो के। अकॉर्डिंग टू अ नंबर ऑफ इकोनॉमिस्ट, अगर मैं नंबर ऑफ इकोनॉमिस्ट की बात करूं, द नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज ओनली ट्रू इन शॉर्ट टर्म। बता चुका हूं, ठीक है, कि बहुत से इकोनॉमिस्ट ने बोला कि जो नेगेटिव रिलेशन होता है ना किसके बीच में, इन्फ्लेशन के बीच में और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में, वो सिर्फ शॉर्ट टर्म में ही काम करता है। यानी कि फिलिप्स कर्व जो हमने ये वाला पढ़ा था, ठीक है, ये जो कन्वेक्स टू द ओरिजिन था, ये सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा है, लॉन्ग रन में ये अच्छा नहीं है, ठीक है। लॉन्ग रन में ये देखो, ये ग्राफ है हमारा, ये हमारा है वर्टिकल फिलिप्स कर्व, ठीक है, और ये हमारा कन्वेक्स फिलिप्स कर्व। तो ये हमारा किसके लिए है, शॉर्ट रन के लिए, और ये हमारा लॉन्ग रन के लिए। तो जो ये वाला स्पेस होता है ना, इसको क्या बोलते हैं हम, एक्चुअल इन्फ्लेशन ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन। मतलब असली में जो महंगाई हुई है ना वो ज्यादा है किससे, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन से, ये वो जगह है। और इसकी उल्टी जगह होती है ये वाली, जहां पे एक्चुअल इन्फ्लेशन कम होता है एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन से। यानी कि हमने ये सोचा था कि इन्फ्लेशन होगा ज्यादा, लेकिन हुआ क्या, एक्चुअल इन्फ्लेशन उससे कम हुआ जो हमने सोचा था। अब जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये वाला होता है हमारा एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन इक्वल्स टू एक्चुअल इन्फ्लेशन।
यानी कि ये वाला पॉइंट मैं कह सकता हूं यहाँ पे इक्विलिब्रियम है कि जितना इन्फ्लेशन मैं सोचा था उतना ही हुआ है, ना कम ना ज्यादा। यानी कि एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन इज इक्वल्स टू एक्चुअल इन्फ्लेशन, जहां पे दोनों फिलिप्स कर्व एक दूसरे को कट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। और जो ये वाला पॉइंट है ये हमारा क्या होता है, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की भाई इतनी तो अनएम्प्लॉयमेंट रहेगी। इसका मतलब क्या है कि इन्फ्लेशन कितना ही ऊपर नीचे हो जाए, ठीक है, आपको इतना अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना ही पड़ेगा। ये नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि इकोनॉमी में एक टाइम पे सबको जॉब प्रोवाइड नहीं की जा सकती, क्योंकि फ्रिक्शनल चेंजेस भी आते हैं, फ्रिक्शनल चेंजेस और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल का मतलब क्या होता है कि जब कुछ लोग अपनी जॉब शिफ्ट करने के लिए कुछ नई स्किल्स एक्वायर करते हैं, तो उस टाइम पे क्या होते हैं, बेरोजगार होते हैं, अनएम्प्लॉयड होते हैं, ठीक है, उस चीज को नई स्किल्स को एक्वायर करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल तो पूरी इकोनॉमी में काफी दिक्कत आती है अगर स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट आता है तो, हाँ उसकी बात भी हमने कर चुके अच्छे से, तो समझ में आ गया सारा टॉपिक। तो फिलिप्स कर्व कैसे शॉर्ट टर्म में अच्छा होता है और लॉन्ग रन में कैसा होता है, ये हमने आज बात करी है, ठीक है, फिलिप्स कर्व के रिव्यू से। क्योंकि ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि फिलिप्स ने सिर्फ ये वाली डेफिनेशन दी थी, ये वाली कन्वेक्स वाली, जिसके चक्कर में हमने क्या किया, फिर हमने ये देखा कि इकोनॉमी में जब उसे अप्लाई किया, इकोनॉमी में अप्लाई करने पे पता लगा कि फिलिप्स कर्व हर सिचुएशन में, यानी कि शॉर्ट रन में तो अप्लाई हो रहा है लेकिन लॉन्ग रन में अप्लाई नहीं हो रहा है, लॉन्ग रन में तो कुछ उल्टा ही चल रहा है, ठीक है। तो ये जो बात थी फिलिप्स कर्व की कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, इन्फ्लेशन कम होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, ये सिर्फ शॉर्ट टर्म में अप्लाई हो रही थी, लॉन्ग रन में अप्लाई नहीं हो रही थी। फिर हमने लॉन्ग रन में इस फिलिप्स कर्व की बात करी जो क्या था, एक वर्टिकल फिलिप्स कर्व। आई बात समझ में, उम्मीद है आपको यहां तक का वीडियो क्लियर हो गया होगा। भाई हर एक ग्राफ को ध्यान से बना लेना, आई बात समझ में, और अपने दिमाग में स्टोर कर लेना ताकि एग्जाम में आप ग्राफ बना के आओ। क्योंकि जब भी हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं जहां पे ग्राफ बनाने की जरूरत है वहां पे आपको ग्राफ बनाना ही पड़ेगा, उसके एक्स्ट्रा नंबर ऐड ऑन होते हैं। आई बात समझ में, और थ्योरी तो आपको याद करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने जो भी नोट्स बनाए उसमें साथ साथ ग्राफ भी दे रखे हैं ताकि आप उन ग्राफ को आराम से याद कर सको, समझ सको कैसे बनाया हुआ है वो ग्राफ। आई बात समझ में, मिलेंगे अगली वीडियो में जहां पे मैं करूंगा इस लेसन को खत्म, यानी कि अगली वीडियो हो सकता है पूरी तरीके से लेसन नंबर 4 के ऊपर आखिरी वीडियो हो और हम शुरुआत करेंगे लेसन नंबर 5 की। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं ड्रॉइंग बोर्ड के सामने से। उम्मीद है आपको सारे कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस क्वेरी को पक्का सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं ड्रॉइंग बोर्ड के सामने से।